कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में पर्दे पर मिलने वाली लाइट की ब्राइटनेस मैक्सिमम होती है और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में पर्दे पर जो लाइट मिलती है उसकी ब्राइटनेस मिनिमम होती है या ज़ीरो रहती है। उसके लिए कुछ कंडीशन मैंने बोला कि इसको अगर पूरी तरीके से आपको समझना है तो हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड, दैट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों प्रकार के सुपरपोजिशंस को समझा और उसकी फेज और पाथ डिफरेंस से लेकर के कुछ कंडीशंस बनाई। तो क्या कंडीशंस बनी थी एक बार याद कर लेते हैं ज़रा 2 मिनट में। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पर्दे पर पहुंचने वाली दो कोहेरेंट वेव्स के बीच का कलांतर, पर्दे पर जो भी दो कोहेरेंट वेव्स पहुंच रही हैं अगर उनके बीच का कलांतर 0 है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई डॉट 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 2n पाई है, अथवा पाई का समगुणज है, अथवा दोनों तरंगें आपस में समान कला में मिल रही हैं, तो पर्दे के उस बिंदु पर संपोषी अध्यारोपण होगा और ब्राइटनेस मैक्सिमम मिलेगी आपको। ठीक है। इसी चीज को पथांतर से अगर बताना पड़े तो पथांतर से क्या बताएंगे कि दो कोहेरेंट वेव्स पर्दे के किसी बिंदु पर जब पहुंचती हैं, अगर पर्दे के उस बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच का पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा डॉट डॉट n लैम्डा हो, अर्थात लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, तो पर्दे के उस बिंदु पर पहुंचने वाली दोनों कोहेरेंट वेव्स के बीच संपोषी अध्यारोपण होगा और पर्दे के वो पॉइंट पर लाइट की जो ब्राइटनेस मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी आपको। ये तो संपोषी अध्यारोपण के लिए कलांतर और पथांतर की शर्तें थीं, लेकिन हमने कैलकुलेशन कुछ नहीं किया था, केवल ग्राफ बना के समझा था उसको। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए भी हमने समझा। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए कलांतर और पथांतर की क्या शर्तें थीं कि अगर दो कला संबद्ध तरंगें जो कि पर्दे पर पहुंच रही हैं, अगर उनके बीच का कलांतर पाई है, 3 पाई है, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई डॉट 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 2n + 1 पाई, वेयर n इज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 ऐसे, अथवा पाई का विषम गुणज है, अथवा दोनों तरंगें विपरीत कला में मिल रही हैं, तो पर्दे के उन बिंदुओं पर दोनों तरंगों के बीच में विनाशी अध्यारोपण होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और पर्दे के उस पॉइंट पर हमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम मिलेगी या 0 मिलेगी, अर्थात अंधेरा मिलेगा, डार्कनेस आपको मिल जाएगी। ठीक है। पथांतर से विनाशी अध्यारोपण की शर्त क्या मिली हमको? तो पथांतर से हमको मिला कि अगर दो कला संबद्ध स्रोतों से पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर λ/2 है, 3 λ/2 है, 5 λ/2, 7 λ/2 डॉट डॉट 2n + 1 λ/2, अर्थात λ/2 का विषम गुणज है, तो उन दोनों तरंगों के बीच विनाशी अध्यारोपण होता है और विनाशी अध्यारोपण वाली जगह पर जो लाइट की ब्राइटनेस होगी वो बिल्कुल मिनिमम होगी, और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हैं तो ब्राइटनेस तो 0 ही हो जाएगी बिल्कुल, वहां पर हमको डार्कनेस मिलेगी, अंधेरा मिलेगा। ये भी हमने ग्राफ से ही सीखा। इन सारी चीजों के लिए हमने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया था, जबकि इन सुपरपोजिशंस को अच्छे से समझने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक ग्राफिकल और एक एनालिटिकल मेथड है, दैट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ग्राफिकल मेथड से तो हम ये सारी चीज समझ चुके हैं, क्या हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी इन चीजों को समझ सकते हैं या गणितीय व्याख्या करके भी ये सारी चीजें हमको मिल सकती हैं? तो आज हम लोग जो सुपरपोजिशन ने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और उससे वही शर्तें निकालेंगे जो ग्राफ से निकाली थी। तो आज हम कोई नया काम बस इतना ही होगा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, बाकी
कलांतर, पथांतर की शर्तें वही निकलेंगी जो लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिवली निकाला था। तो आज हम कोई अलग से वर्क करने नहीं चल रहे हैं, बस हम जो हमने कल ग्राफ से समझा है उसी को आज हम लोग कैलकुलेशन से समझने वाले हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशन से भी वो चीज हमको हासिल हो पाती है या नहीं हो पाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इसीलिए मैंने हेडिंग डाली है एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आप तो जानते हैं सुपरपोजिशन के लिए एक वेव चाहिए कि दो वेव चाहिए? आपको दो वेव्स चाहिए, एटलीस्ट दो वेव तो चाहिए ही चाहिए मुझे। तो दो समीकरण मुझे चाहिए तरंगों के। तरंग का समीकरण आपने क्लास 11 में पढ़ा है, y इज ए साइन ओमेगा टी, या ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे ही साइन की सारी इक्वेशन, ऐसे ही कॉस में सारी इक्वेशंस आती हैं। तो हम सबसे सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, ए कॉस ओमेगा टी। एनसीईआरटी ने, हम साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, हम कॉस ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी कॉस लेके कैलकुलेशन करके आपको दिखाता है, तो हम भी कॉस लिए ले रहे हैं। साइन वाली इक्वेशन और कॉस वाली इक्वेशन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। साइन की इक्वेशन है और कॉस की इक्वेशन, उसमें एक डिफरेंस ये है कि जो साइन की इक्वेशन होती है उसमें जो वेव होती है वो स्टार्ट होती है आपकी जीरो डिस्प्लेसमेंट से, और कॉस वाली इक्वेशन जो आपकी होती है उसका अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होती है। बस दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस आता है केवल, बाकी सारा कुछ सेम होता है, इक्वेशन साइन की हो या कॉस की हो। अब देखिए मैं एक छोटा सा फिगर यहां बना के दिखा देता हूं। अगर साइन वाली इक्वेशन है तो वो ऐसे ही आएगा ग्राफ उसका, अगर कॉस वाली इक्वेशन है तो उसका ग्राफ ऐसा आता है, उसका ग्राफ ऐसा आता है। बस इतना डिफरेंस होता है। ये इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी और ये इक्वेशन है ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, बस अब आप देख सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट आपको ना दिखाएं तो आप दोनों में फर्क समझ नहीं पाएंगे। देखो आप, अगर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका हाइड कर लें तो आप पूरी वेव देखते चले जाओगे, आपको कहीं कोई फर्क समझ में नहीं आएगा। तो साइन वेव और कोसाइन वेव में केवल एक छोटा सा डिफरेंस बस इतना है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। एक जीरो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होती है और एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होती है। कॉस वाली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, साइन वाली जीरो डिस्प्लेसमेंट से, बस इतना सा फर्क है। और उसमें से अगर मैं ये छुपा लेता हूं फिर आप देखिए दोनों वेव आपको एक जैसी लग रही हैं। तो एनसीईआरटी क्योंकि कॉस वेव को लेकर उसने कैलकुलेशन किया है, तो हम भी कॉस वेव लेकर कैलकुलेशन आपको करके दिखा देंगे, तो आपको ज्यादा ठीक लगेगा मुझे लगता है। चाहे तो हम साइन वेव लेकर के भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो वेव्स ली हैं, कौन सी? कोसाइन वेव्स हमने ले ली हैं। समझ आ गया आपको? अब दोनों वेव्स कैसी होनी चाहिए? आंसर है दोनों वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए। कला संबद्ध, कला संबद्ध वेव किन को बोलते हैं? आंसर है जिनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ आपस में कैसी होनी चाहिए? सेम, और उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। ये इस इक्वेशन में कहां से दिखाई देगा हमको? आप देखिए इस इक्वेशन में एक सिंबल आ रहा है ओमेगा। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति बोलते हैं। इसकी कोणीय आवृत्ति कितनी है? ओमेगा, और इसकी कोणीय आवृत्ति कितनी है? तो दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई? तो कला संबद्ध तरंगे हैं, ये कहां से पता लगेगा आपको? ओमेगा से पता लगेगा। इसलिए यू विल हैव टू टेक द सेम ओमेगा फॉर ईच एंड एवरी वेव। आपको दोनों तरंगों के लिए सेम ओमेगा लेना ही पड़ेगा। ओमेगा डिफरेंट नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं ना? अगर ओमेगा डिफरेंट कर दिया मतलब आपने क्या अलग कर दिया? फ्रीक्वेंसी। और अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई सो दे आर नॉट कोहेरेंट वेव्स, फिर उस समय वो कला संबद्ध तरंगे नहीं होंगी। तो कला संबद्ध तरंगों के लिए क्या जरूरी है? दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर।
दोनों की फ्रीक्वेंसीज आपस में इक्वल होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा। क्लियर? तो दोनों का बराबर कर दिया। आयाम के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो हमने एक का आयाम A1 ले लिया और दूसरी का आयाम K ले लिया A2। हम चाहें तो दोनों को बराबर भी ले सकते हैं, देखिए हमको केवल कंडीशन समझना है। तो मैं जब कैलकुलेशन करता हूं तो कभी मैं बराबर आयाम लेके कर सकता हूं, कभी मैं आयाम को अलग अलग कर सकता हूं। तो अलग अलग तरीके से हम कर करके स्टूडेंट्स को दिखाते रहते हैं। आज मैंने आयाम अलग अलग ले लिए हैं, इससे भी देखिए कैसे होता है। पिछली क्लास में जब हमने किया था तो आयाम को सेम लेके कर दिया था, फर्क कोई नहीं है, तरीका वही है सब पूरा का पूरा। बट आयाम के बराबर होने की कोई शर्त नहीं है, पर हम चाहें तो बराबर ले सकते हैं। देखिए जब शर्त है ही नहीं तो आप बराबर ले भी सकते हो, आप नहीं भी ले सकते हो। फर्क कितना हो जाता है कैलकुलेशन में, अगर एम्पलीट्यूड्स को आप इक्वल ले लेते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, और आयाम को अगर आप डिफरेंट ले लेते हैं ना तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हम आज अलग अलग लेके करेंगे, जिससे अगर आप एम्पलीट्यूड सेम वाला करके देखना चाहें तो पिछले ईयर का वीडियो आप उठा के देख सकते हैं, वहां पर सेम एम्पलीट्यूड लेके कैलकुलेट किया गया था। आज हम अलग करेंगे ताकि दोनों तरह से आप समझ जाएं। और आयाम हमने डिफरेंट कर दिया, वेव कोसाइन ली है, ओमेगा दोनों का सेम कर दिया, तो ये फाई क्या है फिर? फाई है दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। फाई क्या है? दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। और एक फिक्स फेज डिफरेंस मैंने मान लिया है, और वो फेज डिफरेंस कितना मान लिया हमने? फाई। मान लिया कि दोनों तरंगों के बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, एक नियत कलांतर है, और वो नियत कलांतर फाई के बराबर है। तो सारी चीजें समझ में आ गई आपको? बताइए y1 और y2 क्या है? देखो ध्यान से समझ लो एक बार सब चीजें, ठीक है? फिर से y1 है किसी समय t पर तरंग का विस्थापन, पहली तरंग का विस्थापन। a1 है पहली तरंग का आयाम, ओमेगा है पहली तरंग की आवृत्ति, ठीक। y2 है किसी समय t पर दूसरी तरंग का साम्य स्थिति से विस्थापन। a2 है दूसरी तरंग का आयाम, ओमेगा है दूसरी तरंग की आवृत्ति। y1 और y2 हमने अलग अलग लिए हैं, क्यों? क्योंकि किसी समय पर पहली और दूसरी वेव के जो विस्थापन है वो अलग अलग हो सकते हैं, एक का 5 सेंटीमीटर, एक का 3 हो सकता है। समझ रहे हैं? दोनों के एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड बराबर होने की शर्त नहीं है। ओमेगा दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ही वो कोहेरेंट वेव्स हैं। फाई दोनों के बीच का हमने क्या मान लिया है? कलांतर। आई होप कि इतनी चीजें अब आपको समझ में आ गई हैं। तो कैलकुलेशन के लिए वी नीड 2 वेव्स, हमें 2 तरंगे चाहिए, जरूरत है, तो हमने 2 तरंगे ले लिया। अब जब ये दोनों तरंगों को एक साथ पर्दे पर हम इंसिडेंट कर देंगे, एक साथ पर्दे पर हम डाल देंगे। अब ये मीडियम में जा रही हैं और दोनों आपस में क्या करेंगी? सुपरपोज करेंगी। सुपरपोजिशन होगा उनके बीच में अध्यारोपण होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है कि दोनों तरंगों के अध्यारोपण से माध्यम में एक परिणामी तरंग उत्पन्न हो जाएगी, और उस परिणामी तरंग का किसी समय t पर विस्थापन दोनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन y = y1 + y2, दोनों के विस्थापनों का योग हमने कर दिया। समझ आ रहा है? एक छोटी सी चीज और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं। a1 क्या चीज है? पहली तरंग का आयाम। अगर पहली तरंग का आयाम a1 है तो पहली तरंग की तीव्रता कितनी होगी? आंसर है a1 स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। कुछ बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि तरंग की जो तीव्रता होती है, याद रख लीजिए इसको, किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर इसको हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं I1 = KA1 स्क्वायर। इतना समझ आ गया आपको? ठीक। y2 दूसरी तरंग का आयाम कितना है? a2। तो अगर मैं पूछूंगा इस तरंग की तीव्रता कितनी होगी,
तो I2 विल बी I2 विल बी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो हमको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा के A2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगा I2। तो ये पहली तरंग की तीव्रता, ये दूसरी तरंग की तीव्रता है। अब दोनों एक साथ भेजेंगे तो हमको ये देखना है कि जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसकी तीव्रता पर्दे पर क्या होगी। अध्यारोपण के सिद्धांत लगाया, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। कैपिटल Y क्या चीज है? किसी समय t पर परिणामी तरंग का विस्थापन। y1 प्लस y2, y1 की जगह पर लिखेंगे a1 cos ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t प्लस फाई। देखिए हमारा मकसद क्या रहेगा, हम आपको अपना टारगेट बता देते हैं कि हम करेंगे क्या। हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपने दो तरंगों के विस्थापनों को जोड़ा हुआ है, तो आपको परिणामी तरंग का क्या मिलने वाला है? विस्थापन। परिणामी तरंग का किसी समय t पर विस्थापन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और किसी भी तरंग का समय t पर विस्थापन इस टाइप का हुआ करता है, या तो इस टाइप का आएगा या तो इस टाइप का आएगा। भाई किसी तरंग का, किसी वेव का समय t पर विस्थापन y से दिया जाता है और वो लगभग या तो इस रूप का मिलेगा आपको, इस फॉर्म का मिलेगा, और या तो उसका रूप ऐसा होगा। तो जो हम ये परिणामी तरंग का विस्थापन निकालने चल रहे हैं ना, वो भी या तो ऐसा आना चाहिए या तो ऐसा होना चाहिए। इन्हीं दोनों में से किसी एक रूप की हमारी परिणामी तरंग का विस्थापन निकलना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि परिणामी तरंग का जो विस्थापन हम कर रहे हैं वो करीब करीब इनमें से किसी एक फॉर्म का बन जाए, ये हमारा मकसद भी रहेगा साथ में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये हमने लिया a1 cos ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t प्लस फाई। मैथमेटिक्स में cos a प्लस b का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, cos x प्लस वाई, जैसे भी आपने पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा है? a प्लस बी से कि cos x प्लस वाई से? x प्लस वाई से, cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b cos ओमेगा t cos फाई माइनस sin ओमेगा t sin फाई। ठीक है, इसके बाद y इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा t प्लस a2 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, a2 cos ओमेगा t cos फाई माइनस a2 sin ओमेगा t sin फाई। और अब देखिए हमने आपको अभी भी क्या बताया है कि ये पहली तरंग का विस्थापन है, ये दूसरी तरंग का विस्थापन है, और आप इस समय जो कर रहे हो वो क्या निकलने वाला है? परिणामी तरंग का विस्थापन। तो उसका फॉर्मेट भी इन्हीं में से किसी एक टाइप का बनाना पड़ेगा आपको। तो हमारा मकसद बस यही है कि ये इक्वेशन है ना, इसको हम किसी तरीके से या तो इसमें कन्वर्ट कर दें या तो इस टाइप में कन्वर्ट, बिल्कुल ये तो नहीं मिलेगा, इस टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। देखो इस टाइप में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया तो एक ये कॉस वाला फंक्शन होगा उस पे, और उससे आगे जो चीज लिखी होगी वो उसका क्या होगा? आयाम। तो अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें या इसमें किसी एक टाइप में, तो ये जो कोसाइन फंक्शन आएगा ये तो उसका हार्मोनिक फंक्शन है अपना, और उसके पहले जो चीज आएगी वो क्या बन जाएगा? वही परिणामी तरंग का आयाम बन जाएगा। हम परिणामी तरंग के आयाम को क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि हम परिणामी तरंग की तीव्रता को निकालना चाहते हैं। तो तीव्रता से आयाम का क्या रिलेशन? तीव्रता तो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर आपको परिणामी तरंग की तीव्रता चाहिए तो पहले आप परिणामी तरंग का आयाम पकड़ो, समझ रहे हैं? अगर परिणामी तरंग का आयाम हमें मिल गया तो हम उससे परिणामी तरंग की तीव्रता के बारे में सारी जानकारी ले लेंगे। फिर समझ आ रही बात आपको? यही हम करना चाहते हैं। तो अब इसको इसमें से किसी एक फॉर्मेट का बनाना पड़ेगा। कैसे किया जाए ये काम? ऐसे किया जाए
इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से, इन दोनों टर्म्स से, नहीं बेटा उधर पीछे निकल जाइए, इसमें तो ये लगा हुआ है ना, इन दोनों टर्म से कॉस ओमेगा टी हम कॉमन कर लेंगे। देखिए कॉस ओमेगा टी आप कॉमन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, इसमें बचेगा a1 प्लस इसमें a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई, और यहां साथ में क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। देखो ध्यान से, इससे और इससे कॉस ओमेगा टी कॉमन लिया तो a1 प्लस a2 कॉस फाई और कॉस ओमेगा टी कॉमन होके बाहर आ गया। ऐसे ही इसको लिखेंगे माइनस a2 साइन फाई साइन ओमेगा टी, a2 साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी। इतना सबको समझ में आ गया। इसके बाद हम ये काम करेंगे, थोड़े से एजम्पशंस आपको करने हैं यहां पर। मान लिया हमने कि ये जो a1 प्लस a2 कॉस फाई है, a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू r कॉस थीटा, तथा ये जो आप a2 साइन फाई देख रहे हैं, इसको और इसको हमें मानना पड़ेगा। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई को हमने r कॉस थीटा मान लिया, और a2 साइन फाई इसको हम माने ले रहे हैं r साइन थीटा। देखो अब आपके मन में फिर से आ रहा होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो वही तो हम पहले 2 बार बता चुके हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इतनी बड़ी लाइन इक्वेशन आ चुकी है ना, इसको हम इनमें से किसी एक फॉर्मेट का बनाना चाहते हैं। अब अगर इसको ऐसा या ऐसा बनाना है तो ये कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगी बात। समझ रहे हैं आप? तो हमने किया और y की वैल्यू निकाली। रखो जरा, a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह पर क्या लिख देंगे, r कॉस थीटा, और साथ में कौन है, कॉस ओमेगा टी, माइनस a2 साइन फाई की जगह पर क्या लिख देंगे, r साइन थीटा, और यहां साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब y इज इक्वल टू, दोनों से आप r कॉमन ले सकते हो। अगर आपने दोनों से r कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा। देखो ये पहले लिख लिया, बस इसको पीछे कर दिया, इसमें साइन ओमेगा टी और साइन थीटा पीछे कर दिया। अब y इज इक्वल टू r कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, आप जानते हैं ये क्या आ गया, ये आ गया परिणामी तरंग का विस्थापन। ये आ गया है परिणामी तरंग का विस्थापन। अब बेटा आप ध्यान से देखो, तो हमने जो ये बीच में ये वाला काम किया ना, इसको ये मानने का, तो हमने इसीलिए किया ताकि हम अपनी इस इक्वेशन को इसमें या इसमें किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। और ऐसा करने से आप देखिए बदल भी गई है। किस फॉर्मेट की आ गई इक्वेशन, 2 नंबर की आ गई, बिल्कुल इस तरह की, बस ठीक है। तो ये आ गया परिणामी तरंग का विस्थापन, समय t पर परिणामी तरंग का विस्थापन। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें से ये क्या चीज है, ये तो वेव का अपना हार्मोनिक फंक्शन है। जो हमको ये बताएगा समय के हिसाब से उसका विस्थापन कैसे बदल रहा है, तो ये हार्मोनिक फंक्शन है उसका। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज है, आर। किसी भी वेव में ये हार्मोनिक फंक्शन है, ये उसका क्या होता है, आयाम।
इस वाली वेव में ये हार्मोनिक फंक्शन है, ये उसका क्या है, आयाम। तो परिणामी तरंग में ये हार्मोनिक फंक्शन है, तो ये क्या है, किसका, परिणामी तरंग का आयाम। तो ये आ गया परिणामी तरंग का आयाम। हमको चाहिए क्या, वैसे हमको परिणामी तरंग की तीव्रता चाहिए बस, तो फिर आयाम क्यों निकाल रहे हैं। तो वही तो मैंने बोला ना कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार आयाम मिल जाएगा आपको, फिर तीव्रता की पूरी डिटेल हम वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये परिणामी तरंग का आयाम r आ गया। अब r का मान अगर आपको मिल जाए, आयाम की वैल्यू, तो फिर आयाम का वर्ग करने से हमको क्या मिल जाएगा, परिणामी तरंग की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो अब हमारा मेन मकसद किसको प्राप्त करना हो गया, r की वैल्यू निकालना, कि आयाम मिल जाए तो इसका वर्ग जो होगा उसके परिणामी तरंग की तीव्रता इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। तो अब हम चल पड़े किस ओर, r को निकालने के लिए कि परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। तो परिणामी तरंग का अगर आपको आयाम चाहिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, r निकालना है आपको। है कोई तरीका आपके पास r की वैल्यू मालूम करने का? देखो, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको तो आ जाना चाहिए तरीका। r की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, यहां पर दो समीकरणें दिख रही हैं आपको, एक थर्ड नंबर और एक फोर्थ नंबर। इसकी हेल्प लीजिए आप r निकालने के लिए। कैसे निकाला जाए, आपको नहीं लगता अगर दोनों समीकरणों का वर्ग करके हम जोड़ दें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर आर स्क्वायर कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और आर का मान निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आयाम ही तो चाहिए। तो आयाम के लिए क्या करिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 का वर्ग करके जोड़ दीजिए। समीकरण 3 व समीकरण 4 का वर्ग करके जोड़ने पर बउआ हो, ये बताओ पहले यहां तक आपको सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम जैसे ही समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ेंगे, r का मान आपके सामने होगा। आप एक काम करिए, जगह नहीं हमारे पास, तो आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए, समीकरण 3 का वर्ग करेंगे और 4 का, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। पहले इधर साइड का स्क्वायर करिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 नंबर इक्वेशन पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइड पे आइए, तो इसका भी वर्ग करिए प्लस इसका वर्ग करिए। इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5, ठीक है। और इसका तो स्क्वायर कर दिया हमने, ये आ गया। अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, हम यहीं पर लिख देंगे इससे, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। इन दोनों से आप r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर a1 स्क्वायर प्लस, आप इससे और इससे a2 स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5। आप बहुत अच्छे से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, इट विल बी अगेन 1 इंटू a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। ये आ गया परिणामी तरंग के आयाम का वर्ग।
अगर आपको परिणामी तरंग का आयाम चाहिए तो यहां से आप निकाल सकते हैं। अब देखो परिणामी तरंग के आयाम में कौन कौन आ रहा है, पहली तरंग का आयाम, दूसरी तरंग का आयाम और दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। ये तीन चीजें आपको इस फॉर्मूले पे मिल रही हैं। तो कभी भी परिणामी तरंग का आयाम निकालने के लिए बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करके परिणामी तरंग का आयाम पता लगा सकते हो, अगर उनके बीच का कलांतर फाई है तो। ठीक है, इसके बाद हमें तो परिणामी तरंग की तीव्रता चाहिए। परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता अगर हम I मान लें तो I किसके प्रोपोर्शनेट होगा? आंसर है R स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होगा। समझ रहे हैं ना भाई, तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है कि नहीं होती? परिणामी तरंग की तीव्रता परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। और जब इस निशान को आप हटाएंगे तो यहां पर हमको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के आर स्क्वायर, के लगा देंगे, आर स्क्वायर तो है पहले से। अब आई इज इक्वल टू के की जगह पर के, आर स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे तो ये के का पूरे आर स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos फाई। इतना सबको समझ आया? अब I इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर, चलो इसको अभी एक बार ऐसे ही लिख दो, के a2 स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। 2 लिखा हमने, इसको देखिएगा, इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं अंडर रूट के इंटू a1, फिर अंडर रूट के इंटू a2। देखो अंडर रूट के भीतर केवल के है, a बाहर है, ऐसे ही यहां पर भी है। और साथ में ये क्या आ गया, cos फाई। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की जगह 2 है, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के करोगे तो क्या आ जाएगा, के a1 a2 cos फाई, सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। समझ आया थोड़ा सा आपको? ठीक है, इसके बाद के a1 स्क्वायर। अब याद करिए सबसे शुरू में के a1 स्क्वायर किसको लिखा था आपने, के a1 स्क्वायर, ये I1 की वैल्यू है। देखो जरा, सबसे शुरू में जो वेव नंबर 1 लिखी थी उसके बगल में हमने लिखा था I1 इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर। याद आया आपको? तो ये जो के a1 स्क्वायर, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I1। और I1 क्या चीज है, पहली तरंग की तीव्रता। ठीक है, अच्छा के a2 स्क्वायर ये क्या है, I2, दूसरी तरंग की तीव्रता प्लस 2 अंडर रूट के a1 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट I1। कैसे, I1 को देखो, I1 की वैल्यू थी के a1 स्क्वायर, अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया जाए तो अंडर रूट I1 इज इक्वल टू अंडर रूट के, और a1 तो वर्ग है तो बाहर निकल आएगा, तो अंडर रूट के a1 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट I2 के इक्वल, सॉरी अंडर रूट I1। फिर अंडर रूट के a2 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट I2 के इक्वल, इनटू क्या लिख देंगे हम यहां पर, cos फाई लिख देंगे। इस तरह से ये आ गई परिणामी तरंग की तीव्रता। तो परिणामी तरंग का आयाम चाहिए तो क्या सूत्र लगेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, जहां पर a1 और a2 क्रमशः दोनों तरंगों के आयाम हैं और फाई है दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। ठीक है, और अगर आपको परिणामी तरंग की तीव्रता चाहिए तो उसके लिए क्या सूत्र है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, जहां I1 क्या है, पहली तरंग की तीव्रता, I2 दूसरी तरंग की तीव्रता है और फाई दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है। ठीक है, तो हमने आयाम भी निकाल लिया, तीव्रता तक भी पहुंच गए। अब हमको वो शर्तें नहीं निकालनी अभी तक,
अभी तक हम तीव्रता तक पहुंचे हैं, पर अभी हमें संपोषी अध्यारोपण, विनाशी अध्यारोपण, इनके लिए कोई शर्त पता नहीं चली है। तो अब हम संपोषी अध्यारोपण के लिए शर्तें पता लगाना चाहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, संपोषी अध्यारोपण, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए क्या बता सकते हैं? संपोषी अध्यारोपण में पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता कैसी आती है? मिनिमम कि मैक्सिमम? मैक्सिमम। तो संपोषी अध्यारोपण के लिए प्रकाश की तीव्रता या परिणामी तरंग की तीव्रता कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। संपोषी अध्यारोपण के लिए संपोषी अध्यारोपण के लिए परिणामी तरंग की तीव्रता I का मान अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। याद है ना आपको? अच्छा, अब I की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है? तो आंसर है I की वैल्यू डिपेंड करती है cos फाई पर। बाकी I1, I2 ये तो पहली तरंग की तीव्रता और दूसरी तरंग की तीव्रताएं हैं। तो I बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? cos फाई पर। और आप I का मान कैसा चाहते हो? अधिकतम। तो I की वैल्यू अधिकतम कब होगी? आंसर है जब cos फाई कैसा होगा? अधिकतम या न्यूनतम? अधिकतम। अगर I अधिकतम चाहिए तो cos फाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? अधिकतम। तो I का मान अधिकतम होना चाहिए। इसके लिए cos फाई कैसा होना चाहिए? अधिकतम, मैक्सिमम। और क्या आपको याद है कि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। समझ आया आपको? cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1। अब ये मुझे बताओ, cos फाई का मान +1 किस एंगल के लिए होता है? 0 के लिए भी होता है, 2 पाई में भी cos 2 पाई का मान भी +1 होता है, cos 4 पाई का मान भी +1 होता है, cos 6 पाई की वैल्यू भी +1 होती है। तो cos फाई +1 होगा, इसके लिए फाई का मान कितना होना चाहिए? 0 पर भी इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, 2 पाई पर भी इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, 4 पाई पर भी इसकी वैल्यू +1 आएगी, 6 पाई, 8 पाई डॉट 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 2n पाई, where n is 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट n। समझ आ रहा है कुछ आपको? नहीं समझ में आया? तो इस तरह से आप फाई का मान निकल के आया। देखो, और फाई क्या चीज है? फाई है दोनों अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर दोनों तरंगों के बीच का कलांतर 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, अर्थात पाई का समगुणज है, उस वक्त cos फाई कैसा होगा? मैक्सिमम। और अगर cos फाई मैक्सिमम होगा तो उस समय तीव्रता भी कैसी होगी? मैक्सिमम। तीव्रता मैक्सिमम होगी तो उस समय कौन सा अध्यारोपण होगा? संपोषी अध्यारोपण होगा। ठीक है, तो संपोषी अध्यारोपण के लिए दोनों तरंगों के बीच का कलांतर कितना होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई डॉट डॉट 2n पाई होना चाहिए। इसी को और भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, पाई का समगुणज, क्योंकि एक बार लिख चुके हैं इसलिए हम नहीं लिखेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और क्या होना चाहिए? समान कला में मिलनी चाहिए। तो अगर पर्दे पर पहुंचने वाली दो तरंगें परस्पर समान कला में मिल रही हैं
तो उनके बीच में कौन सा अध्यारोपण होगा? समपोषी अध्यारोपण होगा। अब ये तो हमने किसके लिए निकाल लिया? कलांतर के लिए निकाल लिया। ये फाई क्या चीज है? अब देखो बेटा, ये वही कंडीशन आई कि नहीं आई? बिल्कुल, जो आपने ग्राफ से निकाली थी, याद आया? तो वहां ग्राफ से निकाला था, यहां कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं, बट द कंडीशंस आर सेम। शर्तें जो आ रही हैं वो बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। अब यही कंडीशन पथांतर के लिए क्या होना चाहिए? पथांतर आप बता सकते हो? कल हमने पथांतर के लिए एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला आपको बताया, 2 पाई कलांतर बराबर लैम्डा पथांतर। अगर कलांतर 2 पाई है तो पथांतर 1 लैम्डा का होता है। 2 पाई कलांतर पर 1 लैम्डा पथांतर, तो 1 पाई कलांतर पर लैम्डा बाई 2 पथांतर। चलिए खैर, 0 कलांतर पर 0 पथांतर, 2 पाई कलांतर पर 1 लैम्डा, 4 पाई पर 2 लैम्डा, 6, बस जितना पाई होगा उसका हाफ करने से पथांतर निकल आया करेगा। 6 पाई का हाफ करोगे 3 लैम्डा, 8 का हाफ करोगे 4 लैम्डा, डॉट डॉट, और यहां पर क्या आएगा? n लैम्डा। इसका मतलब है पर्दे पर जो 2 कला संबद्ध तरंगे पहुंच रही हैं, अगर उनके बीच पथ का अंतर, अगर उनके रास्तों की लंबाइयों का अंतर 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा है, इस तरीके से लैम्डा का पूर्ण गुणज है, तो पर्दे के उन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कैसी होगी? अधिकतम की न्यूनतम? अधिकतम, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए तो निकाल रहे हैं आप, अधिकतम होगी, अर्थात उन बिंदुओं पर कौन सा अध्यारोपण होगा? समपोषी अध्यारोपण होगा, और वहां पर आपको ब्राइटनेस सबसे मैक्सिमम मिलेगी। तो हमने समपोषी अध्यारोपण के लिए कलांतर और पथांतर दोनों की शर्तें निकाल ली हैं, और कैलकुलेशन से निकाली हैं, ग्राफ से लास्ट क्लास में निकाली थी। आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम विनाशी अध्यारोपण के लिए भी आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, जल्दी से हाथ चलाइए। समपोषी अध्यारोपण में अभी आपने देखा कि ये कलांतर और ये पथांतर होंगे तो पर्दे के उन बिंदुओं पर ब्राइटनेस सबसे मैक्सिमम होगी। एक छोटी सी चीज छूट रही थी, इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया है। वो छोटी सी चीज ये है, जैसे हमने बताया कि अगर 2 तरंगे पर्दे पर पहुंची और पर्दे पूरा है, उसके किसी पॉइंट पर ये वाले कलांतर आ रहे हैं, तो वहां पर ब्राइटनेस कैसी होगी? मैक्सिमम, तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। पर फिजिक्स में तो हर चीज को हम नाप के देखते हैं ना। अब तीव्रता ज्यादा होगी कि कम होगी, हम चाहते हैं कि अगर तीव्रता ज्यादा होगी तो कितनी होगी ये देखना चाहते हैं। तो अधिकतम तीव्रता का मान भी निकालना चाहते हैं। अधिकतम तीव्रता, देखिए इसको हम बोल देंगे आई मैक्सिमम। समझ रहे हैं? नहीं समझ में बात आई आपको कि क्या करना चल रहे हैं हम लोग? समझ आया कि ऐसा जब होगा, ये शर्तें फुलफिल होंगी तो परिणामी तरंग की तीव्रता कैसी होगी? अधिकतम। ये तो पता लगाया हमने। अब अगर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी, अगर अधिकतम होगी तो कितनी होगी आखिरकार? वो अगर पता लगानी है तो तीव्रता के सूत्र में जाइए फिर आप, और वहां पर cos फाई बराबर क्या लिख के आइए? +1 लिखिए, उससे आपको क्या मिल जाएगी? अधिकतम तीव्रता। चलो लिखो, तो ये क्या बनेगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू I2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? I मैक्सिमम इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। आप देखें, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यही चीज आपको मिल जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी अगर आप उस अधिकतम तीव्रता को पता लगाना चाहते हो। ये तो है कि तीव्रता अधिकतम होगी, ठीक है, अच्छी बात है, पर कितनी होगी आखिरकार? इतनी मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको मिलेगी। अगर आप इसमें √I1 और √I2 के मान लिख दो, √I1 की वैल्यू क्या होगी? देख के बताओ जल्दी से। √I1 की वैल्यू होगी √KA1। याद करिए, √K और A1 बाहर। √I2 की वैल्यू होगी √KA2, और उसका क्या लगाएंगे हम यहां पर?
स्क्वायर लगा देंगे। यहां दोनों से अंडर रूट के कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट के कॉमन हो जाएगा और अंडर रूट के कॉमन होके बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो ये 2 घात उस पर लग जाएगी। अब अंडर रूट के बाहर आ रहा है और 2 घात उस पर लग रही है, तो बाहर आके क्या बन जाएगा, के बन के बाहर आ जाएगा। और इस तरीके से आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्या हम यहां करके दिखा दें आपको। आई इज इक्वल टू के बाहर आएगा और भीतर क्या रह जाएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं आप। तो ये परिणामी तरंग की तीव्रता और ये वो मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर पर्दे के किन्हीं बिंदुओं पर ये वाले कलांतर होंगे अथवा ये वाले पथांतर होंगे तो उन बिंदुओं पर पर्दे पर सबसे अधिकतम तीव्रता मिलेगी। लेकिन वो अधिकतम तीव्रता कितनी होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 10 होगी, कितनी होगी, वो आप यहां से भी निकाल सकते हो। अगर आपको दोनों तरंगों की तीव्रताएं अलग अलग मालूम है, अगर आपको तीव्रताएं नहीं बल्कि आयाम मालूम है, तो आप ये वाला सूत्र लगा के भी मैक्सिमम ब्राइटनेस निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको। ये छोटा सा चीज रह गया था, इसलिए मैंने यहां बताया। विनाशीय अध्यारोपण में परिणामी तरंग की तीव्रता आई का मान कैसा होना चाहिए, न्यूनतम। अब ये आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू न्यूनतम तब होगी जब cos फाई क्या होगा, न्यूनतम। न्यूनतम होना चाहिए। इसके लिए cos फाई को कैसा होना जरूरी है, मिनिमम होना जरूरी है, न्यूनतम होना जरूरी है। cos फाई न्यूनतम तो आई न्यूनतम। cos फाई की मिनिमम वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, -1। ठीक है, तो cos फाई शुड बी इक्वल टू -1। अब ये मुझे बताओ cos फाई -1 फाई के कौन से मानों के लिए हो सकता है, फाई के कौन कौन सी वैल्यूज होंगी इनके लिए cos फाई -1 होगा। एक वैल्यू तो पाई पर होगा, 3 पाई पर भी माइनस होगा, 5 पाई पर भी माइनस होगा, 7 पाई पर भी माइनस होगा, 9 पाई पर भी माइनस होगा, इस तरीके से। और इसको हम लिख सकते हैं 2n+1 पाई, जहां n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, और अगर यहां पर n की जगह 0 लिख दोगे तो पाई आ जाएगा, 1 लिखोगे 3 पाई आएगा, 2 लिखोगे 5 पाई, 3 लिख दोगे 7 पाई, ये आ जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर जो तरंगे पर्दे पर पहुंच रही हैं, पर्दे के किसी बिंदु पर अगर उनके बीच का कलांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई है, तो वहां पर cos फाई मिनिमम होगा। cos फाई मिनिमम होगा तो तीव्रता भी मिनिमम होगी, और तीव्रता मिनिमम होगी तो वहां अध्यारोपण कौन सा होगा, विनाशीय अध्यारोपण होगा। ये कलांतर के बारे में बात हो गई। यही कंडीशन आप याद करिए ग्राफ में भी आई हुई थी, याद है किसी को। अब पथांतर के लिए भी यही चीज हम थोड़ा सा जरा कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं। तो पथांतर के लिए बताइए, 1 पाई कलांतर के लिए कितना पथांतर, 2 पाई कलांतर लैम्डा पथांतर। हमने बोला कलांतर के साथ जितना यहां गुणा हो उसका आधा करते जाइए पथांतर के लिए। 1 है, 1 का आधा क्या कर देंगे, 1/2 लैम्डा। 3 का हाफ करेंगे, 3/2 लैम्डा। 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा, 9/2 लैम्डा, डॉट डॉट 2n+1 बाई 2 लैम्डा। ये पथांतर होंगे। तो पर्दे पर पहुंचने वाली अगर दोनों कला संबद्ध तरंगों के बीच का पथांतर ये वाला है तो वहां पर पर्दे पर क्या होगा, ब्राइटनेस मिनिमम मिलेगी, न्यूनतम तीव्रता मिलेगी, और वहां पर अध्यारोपण कौन सा वाला मिलेगा, विनाशीय अध्यारोपण। अब तीव्रता न्यूनतम होगी, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन कितनी होगी। तो अगर तीव्रता न्यूनतम चाहिए तो फिर से तीव्रता के सूत्र पे जाओ और cos फाई की जगह इस बार क्या लिखिए, -1। न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता जिसे हम क्या बोलेंगे, आई मिनिमम। cos फाई की जगह -1 लिख देंगे
तो कैसा मिलेगा देखो, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 इंटू I2, क्योंकि cos फाई -1 लिख देंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2। और देखिए गौर से, I मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2, इसको हम लिख सकते हैं √I1 माइनस √I2 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये आ गई मिनिमम तीव्रता का फॉर्मूला, मिनिमम तीव्रता का फॉर्मूला। अगर आपको ये पता लगाना है कि जिस बिंदु पर विनाशी अध्यारोपण हुआ है वहां ब्राइटनेस बिल्कुल कम है लेकिन कितनी है, ये यहां से पता लगा सकते हो। और एक काम और कर सकते हो, √I1 √I2 के मान लिख सकते हो, जैसे ये लिखे थे यहां पर हमने। बस फर्क क्या है, यहां प्लस है और यहां क्या आ चुका है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मिनिमम I का, I मिनिमम विल बी इक्वल टू के A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। उसमें क्या बन गया था के A1 प्लस A2 होल स्क्वायर और इसमें बन गया है के A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। अगर आपको दोनों तरंगों की तीव्रताएं दी गई हैं तो ये सूत्र लगा सकते हो, अगर तीव्रताएं नहीं दी गई हैं, आयाम दिए गए हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब आप एक चीज और देखिए, अगर दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो जाएंगे तो न्यूनतम तीव्रता कितनी मिलेगी, आयाम बराबर हो जाएंगे तो ये भी a होगा ये भी a होगा, तो a माइनस a क्या हो जाएगा 0। न्यूनतम तीव्रता कितनी हो जाएगी, ग्राफ में 0 मिल रही थी क्योंकि उस समय दोनों के आयाम हमने कैसे मान लिए थे बराबर। और मैक्सिमम ब्राइटनेस कितना मिला था 4a² मिली थी जब दोनों के आयाम कैसे माने थे बराबर। तो देखो दोनों के आयाम अगर बराबर होंगे तो a प्लस a क्या हुआ 2a और 2a का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 4a² आ गया कि नहीं आ गया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसा ग्राफ में, पर उसमें हमने चित्र बना बना के समझे थे, इसमें कैलकुलेशन कर करके समझ रहे हैं हम लोग। नहीं समझ में बात आ रही है, आ रही है समझ में। ये चीज ये हाइगेंस ने किया। देखो हाइगेंस ने कहां से शुरू किया था, हाइगेंस की प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स याद है आपको। उन्होंने बताया कि प्रकाश किस फॉर्म में चलेगा, प्रकाश वेव की फॉर्म में चलेगा, तरंग के रूप में चलेगा। और उसके बाद से इतनी सारी बातें, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होगा, इसके बाद कंसिस्टेंट की क्या शर्तें हैं, ये सब होगा। कुछ प्रॉब्लम है, n का मान मतलब n का मान का क्या है 0.135 लिखना चाहिए। नहीं नहीं, आप इनको यहां लिख को देखो, है ना। आप जब n की जगह 0 लिखोगे तो 1 पाई मिलेगा, आप जब 1 लिखोगे तो 2 1 कम 2 1 3 पाई मिल जाएगा, आप 2 लिखोगे 2 दूना 4 1 5 पाई मिल जाएगा। ठीक है। हाँ देखिए मैं क्या बता रहा था आपसे कि हाइगेंस ने यह बताया कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। अब वेव की फॉर्म में चलती है, इसके बाद से इतनी सारी बातें, ये पूरी पन्ने भर डाले उन्होंने। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस की क्या शर्तें रहेंगी, कोहेरेंट लाइट सोर्सेस, कोहेरेंट वेव्स कैसी होंगी। उसके बाद कंसिस्टेंट में भी 2 प्रकार की सुपरपोजिशन हमारे सामने आए, एक आया संपोषी और एक आया विनाशी। ये सारा कुछ पेपर पे लिखा गया, इसको समझाया गया, हाइगेंस ने बताया, सब कुछ किया। लेकिन आप तो जानते हैं कि कोई भी थ्योरी को अप्रूवल तब तक नहीं मिलेगा जब तक इसमें से कुछ चीजें आप लैब में प्रूव करके नहीं दिखा देते हैं। कुछ बात हमारी समझ आ रही है। तो उनसे जब उन्होंने ये सब कुछ किया और उन्होंने इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज बताई कि अगर ऐसा होता है तो इन अध्यारोपण के बाद पर्दे पर आपको एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न दिखने वाला है।
एक बड़ा अच्छा प्रतिरूप आपको दिखेगा। उस प्रतिरूप का नाम उन्होंने रखा इंटरफियरेंस पैटर्न। वो प्रतिरूप कैसा दिखेगा, हम चाहते हैं कि उसकी 5 मिनट में एक झलक आपको दिखाई जाए थोड़ा सा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसमें थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं और आप सोचने की कोशिश करिए कि वो पैटर्न कैसा दिखेगा। ठीक है, इसको नोट करिए जरा। इतनी सारी बातें हो जाने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये सब होता है ना, तो पर्दे पर क्या दिखेगा, उसको भी उन्होंने दिखाया कि पर्दे पर आपको ऐसा दिखेगा कि यहां पर अगर आपने एक लाइट सोर्स रखा है और इससे कुछ दूरी पर यहां पर आपने 2 स्लिट्स बना ली हैं इस तरीके से, ऐसे ये 2 स्लिट बना ली। उसके बाद यहां पर आपने एक स्क्रीन लगा दी, एक पर्दा लगा दिया, तो यहां से ये सोर्स है लाइट का, यहां से ऐसे लाइट के वेव फ्रंट्स जाएंगे, ये वेव फ्रंट यहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पर यहां से ये वेव फ्रंट आगे निकलेंगे। ये वेव फ्रंट फिर से एक डायरेक्शन पे नहीं बल्कि फैल के ऐसा आगे चलेंगे। यहां से जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो भी ऐसा फैल के आगे चलेंगे। और आप देखिए ये दोनों से निकलने वाले वेव फ्रंट्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज होंगे ऐसे। इनमें क्या होता जाएगा, सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन से जो सामने पर्दा लगा होगा ना, उस पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हाइगेंस के मुताबिक उन्होंने बोला एक वेव यहां से चली है, एक यहां से चली है, एक यहां पर बिल्कुल ठीक इसके मिड पॉइंट पर, जो इस स्लिट का जो ये डिस्टेंस है, इसके मध्य बिंदु के ठीक सामने पर्दे पर एक पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, एक वेव यहां से उस पॉइंट पर पहुंची और यहां से वेव उस पॉइंट पर पहुंची। क्या आप बता सकते हैं मुझे, यहां से जो वेव यहां पर गई और यहां से जो वेव यहां पर गई, इसके पाथ लेंथ कुछ है थोड़ी सी अपनी, इसके रास्ते की कुछ लंबाई है जिसको हम पाथ लेंथ बोल देते हैं, पथ की लंबाई। इसके पाथ लेंथ है कुछ अपना। आपको क्या लगता है, दोनों का पाथ लेंथ सेम है या दोनों का पाथ लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है? सेम होगा, क्योंकि ये लंबार्धक पर पड़ रहा है, समझ रहे ना आप। तो ये वेव अगर यहां पर गई है, ये वेव यहां पर गई है, तो दोनों का पाथ लेंथ कैसी होगी, सेम। अगर दोनों का पाथ लेंथ सेम है तो दोनों के बीच पथांतर कितना आएगा? 10 मीटर आप चले, 10 मीटर हम चले, तो दोनों के बीच रास्ते की लंबाई में कितने का अंतर है? अरे 0 का भाई। अभी भी नहीं समझ में आया? आपने अभी मुझे बताया कि जितना लंबा रास्ता इसको तय करना पड़ेगा उतना ही लंबा रास्ता इसको तय करना पड़ेगा, तो दोनों की पाथ की लेंथ कैसी है, इसलिए दोनों के बीच पथांतर कैसा? तो इस पॉइंट पर जो वेव्स पहुंचेंगी उनका पथांतर कैसा होगा? उनका पथांतर होगा 0। और अब आप याद करिए, हाइगेंस ने इतना सब कैलकुलेशन किया, पथांतर 0 होने पर यहां पर ब्राइट होगा पर्दा कि डार्क पर्दा होगा? पर्दा डार्क रहेगा पथांतर 0 होने पर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं भाई आप लोग? देखो जरा, पन्ने पलट लो। पथांतर जब 0 होता है तो पर्दे पर मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी कि मिनिमम ब्राइटनेस मिलेगी? संपोषी अध्यारोपण होगा या विनाशी? देखो जरा, पथांतर 0 कहां पर आया था, संपोषी में कि विनाशी में? संपोषी में आया था। इसका मतलब अगर 2 तरंगों के बीच का पथांतर 0 है तो वहां पर कौन सा अध्यारोपण होगा? संपोषी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा तो पर्दे का इतना हिस्सा क्या होगा? आंसर है पर्दे का इतना हिस्सा ब्राइट होगा, मतलब चमकेगा, व्हाइट दिखेगा, बिल्कुल आपको लाइट दिखेगी यहां पर। समझ रही हैं? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी पर्दे का थोड़ा ऊपर यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर भी ये वाली वेव भी पहुंची, इस पॉइंट पर ये वाली वेव भी पहुंची, दोनों वेव्स पर्दे पर पहुंची। अब बताइए यहां पर क्या
इसके द्वारा चला गया रास्ता और इसके द्वारा चला गया, दोनों रास्ते आपस में बराबर हैं या कुछ अब इनमें डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन आ जाएगा। और ये बड़ा सिंपल है, अभी बीचों बीच है तो मेरे हाथ की दोनों उंगलियां बिल्कुल बराबर से आ रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूंगा तो देखिए ये डिफरेंस आ गया इतने का, अब वहां तक नहीं जा पा रही है। इतना डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? ये बात समझ में आई? किसका रास्ता छोटा होगा, किसका लंबा होगा? S1 से जो वेव जाएगी उसका रास्ता छोटा होगा, S2 से जो वेव जाएगी उसका रास्ता, तो दोनों के पाथ लेंथ अलग अलग हो गई कि अभी भी सेम है? अलग अलग हो गई। अगर दोनों की पाथ लेंथ अलग अलग हो गई तो दोनों के पाथ में कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया? इसका मतलब दोनों तरंगों के बीच कुछ पथांतर उत्पन्न हो गया। समझ आ गया? अब पथांतर उत्पन्न हो गया, मान लिया अगर ये पथांतर 0 था पहले, फिर जब ऐसे बढ़ा तो पथांतर बढ़ने लगा। मान लिया ये पथांतर बढ़ते बढ़ते जब तरंगे इस जगह पहुंची तो पथांतर हो गया λ/2। भाई 0 के बाद लैम्डा और 0 लैम्डा के बीच में λ/2 आएगा कि लैम्डा से पार हो जाएगा λ/2? λ/2 तो पहले आएगा, तो यहां पर पथांतर कितना बना? λ/2। अब बताइए अगर पथांतर इस जगह पर λ/2 है, अगर इस जगह पर पथांतर λ/2 है तो इस जगह पर कौन सा सुपरपोजिशन होगा? कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव? पथांतर यहां पर कैसा आया? λ/2, तो कौन सा सुपरपोजिशन? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तो इतना हिस्सा पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा, विनाशी अध्यारोपण है। विनाशी अध्यारोपण में यहां ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी कि मिनिमम? मिनिमम। और अगर प्रकाश की तीव्रता मिनिमम है मतलब यहां उजाला रहेगा कि अंधेरा रहेगा? अंधेरा रहेगा। अंधेरा रहेगा मतलब ये वाला पॉइंट कैसा होगा? डार्क होगा। कुछ बात समझ में आई आपको? फिर वेव्स और ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पर ऊपर एक पॉइंट हमने ले लिया इस जगह पर, यहां पर इससे भी वेव पहुंच रही है, इससे भी वेव पहुंच रही है। अब बताइए ये दोनों की लंबाइयां, दोनों के रास्ते की लंबाइयां सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, यानी कि दोनों के पाथ में कुछ अंतर आ गया। अंतर पहले कितना था? 0, थोड़ा बढ़ के कितना हुआ? λ/2, और बढ़ के कितना होगा? अब λ/2 के बाद क्या आएगा? लैम्डा आएगा। तो अगर यहां पर पहुंचने के बाद पथांतर कितना हो गया? लैम्डा। लैम्डा पथांतर पर कौन सा अध्यारोपण होता है? संपोषी की विनाशी? देख लिया करो पन्ने पलट के, भी याद नहीं है तो। संपोषी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पर पर्दे पर ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी कि मिनिमम? हाँ जी, मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी तो वहां पर उजाला दिखेगा कि अंधेरा? उजाला दिखेगा। और वो आपको कैसा दिखेगा? उतनी सी जगह ब्राइट दिखेगी, तो इतनी सी जगह फिर से रोशनी से भरपूर होगी। यहां इतनी जगह पर फिर रोशनी आपको मिल जाएगी, पूरा ब्राइटनेस यहां पर फैली हुई रहेगी। थोड़ा सा ऊपर और एक पॉइंट ले लिया हमने, तो 0 पथांतर, λ/2 पथांतर, लैम्डा पथांतर, और ऊपर चले गए तो पथांतर और बढ़ेगा कि घटेगा? सॉरी, क्या होगा बोलो भाई? पथांतर और बढ़ जाएगा। अब लैम्डा तक पथांतर चला गया है, लैम्डा से और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1.5 लैम्डा। लैम्डा के बाद क्या आएगा? 1.5 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 2.5 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5। ऐसी तो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर पथांतर कितना हो गया? यहां पर पथांतर हो गया 3/2 लैम्डा। अगर पथांतर 3/2 लैम्डा हो गया तो अध्यारोपण संपोषी की विनाशी? विनाशी अध्यारोपण। डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव तो ब्राइटनेस मैक्सिमम की मिनिमम? ब्राइटनेस मिनिमम तो डार्क की ब्राइट? डार्क। तो इतना सा पॉइंट, इतनी सी जगह ना, इतनी सी जगह पर फिर अंधेरा रहता है, इतनी सी जगह पर फिर अंधेरा रहता है, और ऐसा और ऊपर होता चला जाएगा। मतलब एकांतर क्रम में ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसा नीचे जाते जाइए तो ब्राइट डार्क ये मिलते चले जाएगा आपको।
पर्दे पर, पूरे पर्दे पर कहीं ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा। आप जानते हैं ये आपको कैसा दिखेगा। इसके लिए मैं आपको बुक में एक फिगर बना हुआ है, हो सकता है मैं वैसा फिगर आपको बना के ना दिखा पाऊं, तो हम बुक से आपको फिगर दिखाते हैं। ऐसा मिलेगा, देख लीजिए इसको गौर से। देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कलर की पट्टियां दिख रही हैं और ब्लैक के बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है? व्हाइट। तो जो ब्लैक है वहां पर क्या है? डार्क, और जो व्हाइट है वहां पर क्या है? ब्राइट। अब आपको समझ आ गया कि जहां पर जब भी पर्दा आप लगाओगे ना सामने, पर्दे पर ये चीज आपको दिखने वाली है। देख लीजिए, आप अपने अपने बुक्स में भी देख सकते हैं घर जाकर के, ये चीज देखेगी। इसको हम बोलते हैं फ्रिंजेस। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस। एक को फ्रिंज, बहुत सारी है इसलिए फ्रिंजेस। ध्यान रहेगा ये आपको, आप अपनी बुक से घर में देख सकते हैं जाकर के। तो ये किसने बताया? हाइगेंस ने, कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इस तरीके का पैटर्न आपको पर्दे पर मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरफियरेंस पैटर्न। इंटरफियरेंस पैटर्न इसको कहा जाएगा व्यतिकरण प्रतिरूप। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? व्यतिकरण प्रतिरूप कहेंगे इसको हिंदी में। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यह भी हाइगेंस ने बताया कि, अब देखिए आप थोड़ा सा दिमाग में लाइए, कब हमने स्टार्ट किया था वेव थ्योरी को, और आज इतने दिन हो गए वेव थ्योरी के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं हम। ये अभी तक जितनी भी चीजें आपको बताई गई वो सब हाइगेंस ने पेपर पे लिखा, उसको समझाया, उसको उन्होंने बताया, पर इसमें से किसी भी चीज का अभी तक वो लैब में प्रूफ करके नहीं दिखा पाए। अभी तक ये सब कुछ लिखा गया, समझाया गया, बताया गया और बोला गया कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो गया तो लाइट क्या है? लाइट वेव है। फिर तो अगर ऐसा हो गया तो लाइट किस रूप में चलेगी? तरंग के रूप में। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो लाइट फिर तरंग रूप में नहीं चलेगी। तो उनसे बोला गया, भाई उनको ये बात थी ना कि मैंने क्या बोला अभी आपको, कि कोई भी थ्योरी सच कब मानी जाएगी? जब उसे लेबोरेटरी में कोई क्या करके दिखा देगा। अगर प्रूफ नहीं करता है तो ये जितना भी 3-4 दिन में हमने पढ़ा हुआ है ना, ये सब केवल एक कहानी है और सब बेकार है ये हमारे लिए। तो अगर हाइगेंस ये प्रूव करके दिखा देते हैं ये कि पर्दे पर ब्राइट डार्क फ्रिंज बनती है, अगर उन्होंने लैब में ये करके दिखा दिया तो उन्होंने जितना कुछ बताया है अभी तक वेव थ्योरी को लेकर हम सब मान जाएंगे। लेकिन अगर नहीं दिखा पाए तो पूरी थ्योरी जो अभी तक हमने पढ़ी है वेव से रिलेटेड, ये सब के सब क्या हो जाएगी? झूठ साबित हो जाएगी। लेकिन आपको यह जान करके बड़ी हैरानी होगी कि हाइगेंस ने यह सब कुछ पेपर पे लिखा, बताया, समझाया। उन्होंने बोला कि ऐसा होगा क्योंकि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए इसको कभी अपनी लाइफ में। वो इसे प्रूव करके दिखा नहीं पाए लैब में, इसलिए उनकी थ्योरी को अप्रूवल नहीं मिला इतना सब कुछ हो जाने के बाद। लेकिन उन्हीं के एक स्टूडेंट थे थॉमस यंग, उनका नाम था, क्योंकि उन्हीं के स्टूडेंट थे, उनको सब बताया गया, ये सब चीजें दिखाई गई। उनके दिमाग में पंच कर गया कि अगर ऐसा हो सकता है तो इसका प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है। और फाइनली उन्होंने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल किया, और वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने करके दिखा दिया कि हाइगेंस की वेव थ्योरी में कुछ भी गलत नहीं है, सबका सब कैसा है? सही है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम यंग्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यंग का प्रयोग बोलते हैं, व्यतिकरण से संबंधित यंग का प्रयोग बोला जाता है। यंग्स एक्सपेरिमेंट साइंस के, फिजिक्स के अगर कहा जाए कि 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट लिखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट यंग का एक्सपेरिमेंट आता है, क्योंकि इसने हमारे पढ़ाई की दिशा ही बदल दी। उससे पहले तक लाइट को क्या पढ़ते थे? प्रकीर्ण, और इसके बाद से प्रकाश को क्या पढ़ना शुरू कर देंगे? तो इसने हमारी पढ़ाई की दिशा ही बदल दी सीधे, कि जो किरण पढ़ रहे हो किरण नहीं, एक्चुअली क्या है? वेव है।
उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली प्रूव करके दिखा दिया, फ्रिंजें बनी, सबने देखा। जब सबने देखा तब उनकी थ्योरी को अप्रूवल मिला, लेकिन हाइगेंस नहीं कर पाए। इस बात का दुख रहा। उन्होंने सब कुछ बनाया, सब कुछ किया, पर वही देख नहीं पाए इस चीज को, लेकिन उनकी थ्योरी सब सही थी। अब यंग ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्या किया, उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन, फ्रिंज की चौड़ाई दिख रही, कितनी चौड़ी फ्रिंज बनेगी, कितनी ब्राइटनेस जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब हम लोग यंग के एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, लेकिन वो करेंगे अगली क्लास पे। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतने रखते हैं, चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।